का भी मसला था, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन आज ऐवान के अंदर जब पहुंची तो एक तरफ वो मुसलसल अपनी बात रखवा रही थी अपने मेंबरान से, हालांकि खुद उन्होंने बात नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लीडरान आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हैं जो आज एहतजाज कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर का मामला आज काफी सुर्खियों में रहा। हैदरपुरा और उसके बाद जो कुछ श्रीनगर के एक और इलाके के अंदर रामबाग में हुआ, उन सारे मामलात को एक बार फिर सुर्खियों में लाने और सरकार के कान खोलने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश थी। लेकिन इस पर अभी तक हालांकि कोई रिएक्शन नहीं आया, मगर उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी जहां पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही थी, उन्होंने यह के बाद दीगर ट्वीट करके इस पर एक बार फिर सरकार को हदफ तनकीद बनाया। 5 अगस्त का जिक्र किया, उस फैसले की तनकीद की, तो दूसरी तरफ आज जो कुछ हुआ ऐवान के अंदर उस पर सरकार पर सवाल भी उठाए। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और दूसरी तरफ मोहम्मद अकबर लोन, ये तीनों मेंबर पार्लियामेंट अपोजिशन का एहतजाज एक तरफ चल रहा था कि वो फौरी तौर पर इन कवानीन को वापस ले और एमएसपी की कानून साजी से कबल वो बहस कराए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हैदरपुरा मामले को लेकर आज एहतजाज कर रही थी महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने। थोड़ी देर में डिटेल्स और भी इसमें रखेंगे। तीसरी तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की, चूंकि एक बड़ी कार्रवाई अगले कुछ दिनों के अंदर होने वाली है, जिस पर यह मान लीजिएगा तकरीबन 80 से 90% काम मुकम्मल हो चुका है। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ यूनियन टेरिटरी के अंदर कार्रवाई चल रही है। उसी कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाते हुए इंतजामिया अब उन लोगों पर तलवार जो है वो कहीं ना कहीं लटकाने जा रही है जो आज के वक्त में न सिर्फ जिनका मिलिटेंसी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई राब्ता था, इसकी तहकीकात करने के बाद इंतजामिया मानती है कि तकरीबन 50 के करीब और सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ हो सकता है कि अगले 24 घंटों में ही इस पर फैसला कोई आ जाए, सरकार की तरफ से उन्हें फारिग किया जा सकता है। इस पर भी बात और करेंगे, डिटेल्स में क्या कुछ मजीद कहा गया है वो बताएंगे और किन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी ये भी आपको बताएंगे। चौथी तस्वीर जम्मू की, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आज यात्री निवास का जो आज उन्होंने संगे बुनियाद रखा, और वो यात्री निवास जो काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था उस एरिया के अंदर जहां पर यात्रियों की सबसे बड़ी तादाद सालाना अमरनाथ यात्रा हुआ करती थी, तो आमतौर पर कहीं पर इमारतों की कमी होती थी या रिहाइश का जो सिलसिला था बहुत कम जगह कहीं पर अगर होती तो फिर निजी इमारतों में जाकर निजी होटल्स का रुक कर सरकार बाकी अखराजात जो है वो उठाती थी। मगर आज जो तकरीब हुई, तकरीब का सिर्फ मकसद ये कि नया जो यात्री निवास बनेगा उसको बाकायदा अगली जो इंतजामिया तब तक होगी वो हरी झंडी दिखाएगी। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतजामिया की तरफ से उस यात्री निवास का संगे बुनियाद रखा गया जिसमें हजारों की कैपेसिटी होगी और तमाम जदीद आलात या सहूलियात जो इंतजामिया का दावा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात भी आपको इस पर सुनाएंगे जिन्होंने आज कहा कि वो यहाँ पर दस्तयाब रखी जाएंगी। 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं। शुरुआत में हम बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ बीजेपी भी काफी सरगर्म नजर आ रही है। एक उस एरिया के अंदर जिसकी सरहद पड़ोसी मुल्क चीन के साथ लगती है, यानी किश्तवाड़ के अंदर, वहां से सरगर्मियां काफी तेज पार्टी की देखने को मिल रही हैं। इल्जामात काफी ज्यादा लगे और नाम लेकर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरह ही एक बार फिर उमर अब्दुल्ला की तरफ से बीजेपी पर सवाल उठाए गए। कुछ इल्जामात संगीन हैं, इस पर भी बात और करेंगे। लेकिन साथ ही सरहदी इलाके के अंदर भी आज बीजेपी के सदर पहुंचे जम्मू कश्मीर यूनिट के, उनने क्या कुछ मजीद वहां कहा, किस तरह का माहौल था, ये आपको बताएंगे। और आज थोड़ी सी सर्दी की शिद्दत में कमी इन एरियाज के अंदर देखी गई, धूप लगी, तो धूप के साथ ही एक बार फिर सियासतदानों के चेहरे भी खिल उठे। ये 5 बड़ी खबरें जिन पर हम आगे अगले 1 घंटे में बात करेंगे, आपके सामने तफसीलात सारी रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे, सबसे पहले बात जम्मू की ही करेंगे, उसके बाद ऐवान की कार्रवाई और फिर इंतजामिया की कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन सरकार की तरफ से आज बड़ा फैसला जो लिया गया था उस पर भी चलेंगे, उस पर अभी भी एहतजाज इस वक्त हो रहे हैं, अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, चूंकि प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया 5 बड़ी खबरों में एक खबर यह भी कि जम्मू के अंदर यात्रियों को अब कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार का यह दावा है कि सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचने वाले लोगों की तमाम मुश्किलें अब दूर हो जाएंगी। और आज संगे बुनियाद उस यात्री निवास का रखा गया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया मानती है कि एक पुराना ख्वाब था जो अब शर्मिंदा ताबीर हुआ है और बिल आखिर जाकर उन सभी हजारों यात्रियों को जो सालाना अमरनाथ यात्रा का हिस्सा होते हैं उनको यहाँ आकर बेहतर सहूलियात मिलेंगी। रिहाइश की जो खिदमात थी जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे, उनको अब पूरा कर दिया जाएगा, ये इंतजामिया ने आज साफ कर दिया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तकरीब का हिस्सा थे, उनके एडवाइजर्स थे, बाकी लोग भी उनके साथ थे इस तकरीब का हिस्सा। लेकिन आज इस यात्री निवास के बनने से पहले जहां जिस तकरीब का हिस्सा चीफ सेक्रेटरी भी थे, जम्मू के सूबाई कमिश्नर थे और मुतलकिन दीगर भी थे, जम्मू के एडीजीपी और आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह, वो भी इस तकरीब का हिस्सा थे। अब इससे क्या होगा, तब्दीली जो कहीं ना कहीं अगर देखी जाएगी तो वो सहूलियात खास तौर से उन यात्रियों के लिए
जो जम्मू के यात्री निवास में पहुंचते थे और यहां से रवानगी उनकी होती थी सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए और उस पवित्र गुफा की जानिब जहां जिस मकसद के लिए वो जाते हैं दर्शनों के लिए, लेकिन निकलना इनका जम्मू से होता था, ठहरना जम्मू था, रिहाइश सबसे बड़ी जो है वो जम्मू के अंदर है और यहाँ पर परेशानी खुद इंतजामिया कई बार फेस करती रही। इसी वजह से कई एनजीओज, कई जो हिंदू बरादरी में तंजीमें कई लोगों की तरफ से बनाई गई हैं, वो मकामी सतह पर रिहाइश का इंतजाम भी यात्रियों के लिए करती रही हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के आज के इस प्रोग्राम के साथ ही जहां पर फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा है इस यात्री निवास का, यहां मानते हैं कि 1000 से ज्यादा यात्रियों की बासानी जगह होगी और दूसरी बात जदीद सहूलियात और तमाम जो फैसिलिटीज होनी चाहिए एक सेंटर के साथ वो यहां पर रखी जाएंगी। और आज के वक्त में डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर मजीन जम्मू के अंदर जब ये यात्री निवास बनेगा तो उन सभी लोगों को जो अब तक जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में रहते थे उन सभी को यहां से उस वक्त डिवाइड भी किया जा सकेगा और आसानी से वो रातें गुजारने के बाद वादी की जानिब रवाना हो सकते हैं। और सिर्फ अमरनाथ यात्रा आने वाले गुफा के दर्शन करने वाले नहीं बल्कि श्राइन बोर्ड की जानिब से तामीर किया जा रहा ये जो इमारत है, ये जो इमारत तामीर की जा रही है, इसमें पवित्र यात्रा के लिए बाकी लोग भी अगर पहुंचेंगे, गैर रियासती बाशिंदे होंगे तो उनको भी जगह यहां पर मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कुछ इस हवाले से कहा ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर भी ज्यादा बात करने से इनकार कर दिया जिसमें आज बंदूक और अमनो कानून की सूरत-ए-हाल के दावों को एक बार फिर बेबुनियाद और गलत ठहराते उमर अब्दुल्ला मुसलसल नजर आ रहे थे। उस पर हालांकि कोई ज्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन बात लेफ्टिनेंट गवर्नर की आप सुनिएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन इस बात का ईमानदारी से प्रयत्न कर रहा है कि देश भर के जो श्रद्धालु आते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा में, सर बताएं रखेंगे कोई बात, लेकिन इन्हीं कारणों से न यहाँ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का अपना कार्यालय था, न यात्रियों की सुविधा के लिए कोई स्थान था। तो ये निर्णय हुआ कि हाँ एक जमीन लेकर के इसे बनाया जाए और इसका शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूँ कि 2 महीने में जो दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसकी डिटेलिंग कर रहा आ जाएगा, काम शुरू कराएंगे। रामबन में काम काफ़ी पहले से चल रहा है, इस बार यात्रा जब होगी तो वहाँ रहने की सुविधा उपलब्ध रहेगी और ये कोशिश करेंगे हम कि 1.5 साल में बन जाए। वैसे ही श्रीनगर में भी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का एक कार्यालय और यात्रियों की सुविधा के लिए एक आवास का इंतजाम किया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के सभी इंतजाम उसमें रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे पूरे देश में श्रद्धालुओं के बीच वातावरण बनेगा। नहीं अब यात्रा ये कठिन नहीं, यात्रा के मार्ग पर भी पब्लिक यूटिलिटीज का निर्माण काफ़ी कराया गया है और आगे और कराया जाएगा ताकि सुविधापूर्वक लोग जा सकें। एक विचार मुख्य सचिव और हमने डिस्कस किया है कि क्या रोपवे वहाँ बन सकता है, इसका अध्ययन करा रहे हैं और अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई तो वो भी आगे कोशिश करेंगे। सर लगातार हम देख रहे हैं कि हालात कश्मीर में सुधर रहे हैं, लगातार आप आतंकवाद के खिलाफ काम भी कर रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे जो नेता है वो कल उन्होंने दिया कि पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आ रहे, 370 के बाद यही आतंकवादी जो है वो बन रहे हैं, आतंकवाद बढ़ गया है। क्या आप क्या मानते हैं? इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और कुछ लोगों के लिए प्रशासन काम नहीं कर रहा है, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम कर रहा है। उनकी सुविधाएं बढ़ें और यहाँ पीस प्रॉस्पेरिटी आवे, लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्री आवे, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी कौन क्या कहता है ये हमारे विचार पर। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर बात कर रहे थे कि जदीद आलात इस सेंटर के अंदर होंगी जो जम्मू के अंदर मजीद में अब नया यात्री निवास बनेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला के बयान पर कि किसी एक शख्स के लिए, किसी एक फर्द के लिए, किसी एक सियासतदान के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस वक्त काम नहीं कर रही, बल्कि अवाम की सहूलियात उन्हें मैसर हों, अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो इस वक्त मुनासिब लगता है वो किया जा रहा है, जिस पर रिएक्शन भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से आया है। हालांकि कोई लंबी चौड़ी बात इस पर नहीं की लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने एक बार फिर उन बातों को ठुकरा दिया, उन इल्जामात को ठुकरा दिया जो उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर जो लीडरान लगा रहे थे। बढ़ते हैं आगे, बात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की ही हो रही है, तो एक तरफ काम, लेकिन दूसरी तरफ वो काम जो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, उसमें मजीद इंतजामिया अब आगे बढ़ रही है। इस बीच जल्द ही 47 कर्मचारियों की छुट्टी जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हो सकती है और इल्जामात बहुत संगीन है। कुछ लोगों की
जानिब से आतंकियों की मदद की गई, मिलिटेंट्स की मदद की गई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, कहीं सरकारी दफातर के अंदर रहकर कहीं अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया गया, ये इल्जाम एक लगा है। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ, इन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई इसलिए भी होगी क्योंकि कई लोगों की बैड परफॉर्मेंस है आज के वक्त में भी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रही है, लेकिन इनमें चूंकि बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो सीनियर ऑफिसर्स माने जाते हैं, जिनकी कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद पता चला तकरीबन 28 ऐसे जो स्टाफर्स हैं, अलग अलग महकमों में काम करने वाले लोग हैं, और इसके अलावा कुछ ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो खुफिया इदारों की तरफ से रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। उसमें पता चला है कि ये मिलिटेंसी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े थे, किसी तरीके से इनने मुआवनत मिलिटेंटों की है, जिसके बाद इन पर जो इनका रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है, जिस पर कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 19 के करीब ऐसे अफसरान हैं जो रडार पर इसलिए हैं सिविल इंतजामिया के अंदर, जो नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी के अंदर डाल दिए गए हैं, यानी वो अफसरान जिनकी कार्रवाई बिल्कुल खराब है, बल्कि इंतहाई खराब है, और सरकार ने जिस कामकाज के लिए इन्हें लगाया था, जो जिम्मेदारी दी थी, वो इनसे नहीं हुई। हालांकि इनका ये क्लियर कर दिया गया है कि 28 लोग जो एक तरफ हैं, जिनका मिलिटेंसी के साथ रवाबित है, किसी तरीके से मुआवनत रही है बराह रास्त या बिलवास्ता, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो 19 लोग हैं, इनमें अफसरान हैं सीनियर, इन लोगों के खिलाफ सिविल इंतजामिया के अंदर नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में अगरचे ये डाले गए हैं, लेकिन इनका मिलिटेंसी से कोई लेना देना नहीं या किसी तरह का लिंक नहीं है, ये भी रिकॉर्ड में साफ कर दिया गया है, और कवानीन के मुताबिक इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। की जानिब से आपको याद होगा कि जून जुलाई के महीने से एक एक करके 3, कहीं पर 4 और कहीं पर 6 एक साथ मुलाजमीन को निकाला जा रहा था, और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से जब इस कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया गया तो उस वक्त हमने देखा कि इस पर सियासत भी काफ़ी ज़्यादा हुई। जम्मू कश्मीर PDP सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और नायब सदर दोनों की जानिब से, अपनी पार्टी समेत, पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत दीगर कई जमातों के सरबराहान की जानिब से भी इस पर कार्रवाई जो आज के वक्त में इंतजामिया कर रही है या तब से करना शुरू हुई थी, उस पर सवाल उठाए थे कि किस तरीके से मुलाजमीन को तंग किया जा रहा है, और तंग तलब करने के बाद उन्हें नौकरियों से बरतरफ कर दिया जाता है। आज एक बार फिर ये कार्रवाई मजीद आगे जब बढ़ेगी तो तकरीबन 50 के करीब खबर यह है कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनमें सीनियर अफसरान भी हैं, जो आज इस वक्त इंतजामिया के अंदर खिदमात तो अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनकी छुट्टी हो सकती है, ऐसा साफ नजर आ रहा है। चलिए मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। अमजद खान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 47 लोग हैं, इल्जामात जो हैं बहुत संगीन लग रहे हैं, कंफर्मेशन हो पाई है क्या इन लोगों को जो उस सर्कल में डाल दिया गया है जिसमें कुछ मिलिटेंसी से रिलेटेड केसेस हैं और कुछ नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में आते हैं, अगले कुछ घंटों के अंदर ये माना जाए कि इन लोगों की मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो जाएगी, या फैसला हो चुका है, बस सिर्फ पब्लिक डोमेन में आना है? देखिए आसिफ, लगातार पिछले कई समय से कश्मीर के अंदर, खासतौर से अगर हम लोग जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो इस तरह के बड़े फैसले देखने को मिल रहे हैं जिनमें खास तौर से उन एम्प्लॉयज के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं जो या तो एक तरह से सिस्टम के अंदर फंक्शनल नहीं है, यानी कुर्सियों पर बैठे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, वो वहीं दूसरी तरफ दूसरी कैटेगरी जो है एम्प्लॉयज की, वो वाली कैटेगरीज हैं जिसमें मिलिटेंट कनेक्शंस बताए जा रहे हैं या फिर किसी तरह से किसी भी मिलिटेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट या फिर OGW होने के उनके खिलाफ कई तरह के हम कहें तो सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, जिसके बेसिस पर बड़ी कार्रवाइयां पिछले कई समय से लगातार देखने को मिल रही है। लगभग 47 एम्प्लॉयज और ऐसे हम बता सकते हैं, एक तरह से एक लिस्ट बनाया गया है जिसमें टॉप ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं, जिनको 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। एक तो जो नॉन फंक्शनल है, सिस्टम के अंदर तो है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा सेक्शन है उसमें वो लोग, वो एम्प्लॉयज हैं, सरकारी मुलाजिम हैं जो कहीं ना कहीं मिलिटेंट एक्टिविटीज में रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, कहीं किसी तरह से, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक हमारे पास में कुछ सोर्सेज हैं जिनके अनुसार हम लोग कोट कर रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि दोनों ही तरह की कैटेगरीज पर, चाहे वो प्रो मिलिटेंसी एक्टिविटीज हो या फिर अंडर परफॉर्मेंस हो, उनको लेकर के कहीं तरह की बड़ी एक्शंस देखने को मिलेंगे। आगे भी, पीछे भी मिले हैं, पिछले समय में भी, और अभी भी जो आज का लिस्ट आया है इसमें इसी तरह की 2 अलग अलग जो कैटेगरीज बनाई गई है। स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के बेसिस पर इन लोग के खिलाफ एक स्क्रूटनाइज प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है, और
जो लीगल कहीं सारे ऑफिसर्स हैं उन लोगों को एक जुडिशियल स्क्रूटनी के तहत जो अपनी पोजीशन है उनसे हटा दिया जाएगा और किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि सिस्टम के अंदर या तो इस तरह के लोग जो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं पर कुछ खास नहीं कर रहे हैं, या फिर इस तरह के लोग जिनका किसी भी तरह से मिलिटेंट लिंक है उन्हें सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई समय से अगर हम लोग नवंबर की ही बात करें तो 22 नवंबर में को 2 ऐसे टर्मिनेशन सामने आए थे जिसमें हमने देखा कि 2 टीचर्स हैं जिनको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया। उससे पहले भी हमने देखे कि कई तरह के अलग अलग ऑर्डर्स ऐसे सामने आए हैं जिसमें या तो मिलिटेंट एक्टिविटीज की हम बात करें या फिर डेडवुड के तहत जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं उन्हें घर बिठा दिया गया था। इसी तरह के एक्शंस अब भी देखने को मिल रहे हैं और ये उम्मीद बताई जा रही है, जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले कुछ घंटे में शायद आज आधी रात तक या फिर कल सुबह तक ऑर्डर सामने आ जाएगा जिसमें कंप्लीट डिसमिस फ्रॉम सर्विस का ऑर्डर इन एम्प्लॉयज के खिलाफ सामने आ चुका है। अच्छा, जो डिटेल सामने आ रही हैं उसमें कुछ अभी तक बताया गया है किस किस डिपार्टमेंट के अंदर हैं जो नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं या बाकी स्टाफर्स हैं उनको बाहर किया जाएगा? और दूसरी चीज, क्या ये कश्मीर डिवीजन के हैं, जम्मू के अंदर हैं जो इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट के अंदर या बाकी किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें अभी तक किसी भी तरह का डिपार्टमेंट जो है वो सर्टिफाई नहीं किया गया है और जो एक्शन है खासतौर से नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज के खिलाफ वो पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर लिया गया है, क्योंकि जम्मू से भी कई तरह की ऐसी शिकायतें हैं कि कई सारे ऑफिसर्स या फिर ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स की बात करें या टॉप ऑफिसर्स की बात करें जो कुर्सियों पे तो बैठे हैं लेकिन किसी भी तरह से वो काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें वहां बिठाया गया है। यानी पब्लिक सर्विस में एक बहुत बड़ी बाधा वो बनकर सामने आ चुके हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर। उनके खिलाफ पूरे एंटायर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक फिक्स्ड मैनर में अलग अलग तरह की हमने कार्रवाइयां पहले भी देखी और आज की ये कार्रवाई भी पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर मौजूद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, चाहे आप ऑफिशियल्स की बात करें या नॉर्मल एम्प्लॉयज की बात करें, उनके खिलाफ देखने को मिलेगी। यानी सिस्टम के अंदर किसी भी तरह की खामी अब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रखना चाहती, किसी भी तरह से इस तरह के लोगों को जो सिस्टम के अंदर रहकर काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी तरह से मिलिटेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ऐसी कोई भी लिंक अभी डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं रखी जा रही है। तो क्या कोई पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर अभी तक आया है अमजद? अभी तक तो इस पे कोई भी बड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले भी हमने देखा है कि एक ही तरह का पॉलिटिकल रिएक्शन ऐसे टर्मिनेशंस पे देखने को मिल रहा है, चाहे आप एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पहले भी उन्होंने ये बताया है कि ऐसी टर्मिनेशंस जो है वो सिस्टम को एक तरह से कमजोर करती हैं और एम्प्लॉयज के खिलाफ इस तरह का एक्शन लेना उन पर दबाव बनाने के बराबर माना जा सकता है कि आप किसी भी तरह से सिस्टम के खिलाफ या फिर आप किसी भी तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ बात ना करें। लेकिन उसके अगर हम लोग बरक्स देखें तो दूसरी तरफ लोगों में शायद थोड़ी सी इससे राहत जरूर आई है, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर्स जैसे जैसे सामने आते जा रहे हैं लोगों को उम्मीद जो इस सिस्टम से वो एक नई उम्मीद उनके अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है कि जो काम उनके पहले कई सालों में हुआ करते थे अब वो काम इतनी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि डर है ऑफिसर्स में, ऑफिशियल्स में या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में कि कहीं से भी कोई भी शिकायत अगर हुई तो अगला नंबर शायद उनका होगा। इसकी वजह से लोगों के अंदर थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से अमजद हमारे साथ थे और बात कर रहे थे उस मामले पर जो काफी ज्यादा अब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इंतजामिया अब कार्रवाई कर भी चुकी है और थोड़ी बहुत कार्रवाई अब यूं कह लीजिए कि बस पब्लिक डोमेन में नाम आना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर 47 ऐसे सीनियर अफसरान, जूनियर स्केल के ऑफिसर्स और उनसे भी निचली सतह पर अगर कोई स्टाफर्स काम करने वाले हैं, 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं, तो उनके खिलाफ भी श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर सरकारी दफातर में अभी तक सैलरी सरकार से ले रहे हैं। लेकिन सरकार मानती है कि दफातर के अंदर रहकर इन्होंने मुल्क या रियासत मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम दी, किसी न किसी तरीके से मिलिटेंट्स की मुआवनत करते रहे। और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिनकी तादाद 19 बताई गई है। इन 47 में से 28 स्टाफर्स एक तरफ मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी जो कि आज के वक्त में सरकारी मुलाजिम तो हैं, सरकारी अफसरान हैं, सीनियर ओहदों पर बैठे हैं, लेकिन काम वहां पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा और इस नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा दिल्ली की भी करते हैं। दिल्ली के अंदर भी जम्मू कश्मीर का मामला आज गूंजता रहा, लेकिन शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज जोरदार हंगामा हुआ, सरमाई सेशन का आगाज हुआ, इजलास शुरू हुआ था आज पार्लियामेंट का और सरकार ने इस बीच बड़ी राहत देते हुए वादे के मुताबिक तीनों जो कृषि कानून थे, ज़रूरी कवानीन थे, वो वापस लेने का फैसला ले लिया। और दोनों ऐवानों के अंदर यानी दोनों हाउसेज में जो आज कार्रवाई चली, पहले राज्यसभा के अंदर, पहले लोकसभा के अंदर, फिर राज्यसभा के अंदर, और दोनों जगह आज इस कार्रवाई के चलने के बाद सरकार ने बिलाखिर फैसला लिया हंगामे के बीच कि तीनों कवानीन जो हैं उनको मंजूर कर लिया जाएगा। यानी मनसूखी का जो बिल था वो पेश किया था नरेंद्र सिंह तोमर जो मरकजी वजीर ज़राअत हैं, कृषि मंत्री हैं। अब बड़ी बात क्या है, हंगामा सुबह से होता रहा, तकरीबन 12 बजे तक पहले
हाउस को सस्पेंड करना पड़ा। लोकसभा के अंदर फिर 2 बजे तक दोबारा, चूंकि हिजब के खिलाफ मुसलसल हंगामा कर रहा था और विंटर सेशन जिसे इंतहाई अहम वज़ीर आज़म भी करार दे रहे थे, लेकिन जब हाउस के अंदर पहुंचे तो गर्मी जबरदस्त, गहमा गहमी बहुत ज्यादा देखने को मिली। एक तरफ लोकसभा तो दूसरी तरफ राज्यसभा की भी तस्वीरें आपको बताएंगे। यहां पर भी नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे अक्सरियत के साथ। यहां पर भी कवानीन को वापस लेने का बिल जब पेश किया गया, उस पर बिना किसी किस्म की बहस के उसे मंजूर कर लिया गया। सरकार पर यह इल्जामात लगे कि उसने बहस के लिए बाहर भी कहा, वज़ीर आज़म ने भी वादा किया, लेकिन अंदर जाकर डिक्टेट किया जा रहा है, सुना नहीं जाता, न बोलने दिया जाता है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और दीगर जमातें जो आज इल्जामात आयद कर रही थी सरकार पे। तीसरी बड़ी चीज यह है कि ऐवान के अंदर शाम होते होते एक बड़ी कार्रवाई हुई। हालांकि लोकसभा के अंदर भी कार्रवाई मुतासिर हुई, राज्यसभा के अंदर भी, जिसे हाउस जो है वो कल तक मुलतवी कर दिया गया है। अब कार्रवाई कल दोबारा शुरू होगी, लेकिन जो जरी कवानीन थे उन पर जब बहस चल रही थी तो वो मामला भी एक बार फिर नोटिस में आया, जो आपको याद होगा कि पहले सेशन के दौरान सरकार के लिए एक परेशानी का सबब बना था ऐवान के अंदर। और 12 राज्यसभा के जो एमपीज हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनको आज मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने इनडिसिप्लिन जो लास्ट सेशन में, पिछला सेशन जो हुआ था उसमें क्रिएट किया था, और आज इन 12 के 12 लोगों को पूरे सेशन के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, इनको सस्पेंड कर दिया गया। 30 नवंबर तक, 30 नवंबर यानी कल का दिन जो है वो भी काफी अहम है। कल राज्यसभा जो है दोबारा आगाज होगा, लेकिन इन जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है उनमें अलारम करीम जो कि सीपीएम से जिनका ताल्लुक है, फूलो देवी नेतम है, छाया वर्मा है, आर बोरा हैं, राजामानी पाटिल हैं, इसके अलावा सैयद नासिर हुसैन हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह, और इनका ताल्लुक है जो कि आईएनसीबी कांग्रेस से भी जिनको है, बिनोय विश्वम जिनको मुअत्तल किया गया है सीपीआई से, और इसके अलावा डोला सेन और शांता छेत्री। इसके अलावा टीएमसी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, टीएमसी के मेंबरान के खिलाफ प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई, शिवसेना के ये 2 हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और जो पूरा सेशन चलेगा 29 तारीख से, आज जिसकी शुरुआत है 23 दिसंबर तक ही चलेगा, लेकिन तब तक इनको दोबारा बैठने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी तरफ जब ऐवान की कार्रवाई आज मुअत्तल की गई तो पार्लियामेंट के बाहर आते आते कांग्रेस के साबिक सदर, वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि मुसलसल वो कह रहे थे सरकार को कि बिल वापस लिए जाएं, सरकार ने घुटने जरूर टेके, लेकिन आज एक बार फिर बदकिस्मती ये है कि किसी तरीके से सरकार की तरफ जानिब से आज जब बिल वापस से, कानून वापस लेने के पेश किए गए तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, और सरकार डिस्कशन कराने से डरती है, उस पर इल्जामात ना लगे, कोई सवाल ना उठाएं। उन आवाजों को दबाने के लिए राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि ये सारी चीजें की जा रही हैं, और ये तस्वीरें बाहर की हैं। जब अंदर हम देख रहे थे गहमा गहमी काफी ज्यादा थी, उसके बाद काफी वक्त के बाद सोनिया गांधी राहुल गांधी के हमरा पार्लियामेंट के अंदर पहुंची, लेकिन बाहर की जो तस्वीरें थी वो भी आपको दिखाई जहां पर एहतजाज किया जा रहा था। इसके बाद एक और प्रोटेस्ट बताएंगे जम्मू कश्मीर के मुतालिक, लेकिन ये वो प्रोटेस्ट हो रहा था जब सोनिया गांधी भी अंदर पहुंची, और उससे पहले एहतजाज दर्ज कराया गया था कि कवानीन को न सिर्फ वापस लिया जाए, काले कवानीन इन्हें मुतनाज़ा कवानीन करार दिया गया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत दीगर जो इत्तेहादी हैं कांग्रेस के, बल्कि साथ ही ये भी कहा गया कि सरकार एमएसपी पर कानून साजी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो किसानों का बड़ा मुतालबा है उस पर फौरी तौर गौर करे, बहस उस पर कराई जानी चाहिए, और साथ ही 700 से ज्यादा जिन किसानों ने तहरीक के दौरान, गुज़श्ता 1 बरस के दौरान अपनी जान गंवाई है, उनको मुआवजा और साथ ही उनकी यादगार सिंघू बॉर्डर पर होनी चाहिए। ये सारे मामलात थे, लेकिन मामलात कब ज्यादा सुर्खियों में आए जब नरेंद्र सिंह तोमर की जानिब से ऐलान किया गया, लेकिन उसके बाद उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया। उमर अब्दुल्ला ने इस पर जरूर कहीं ना कहीं मुसरत का इजहार किया कि ठीक है, आपने कवानीन वापस लिए हैं वादे के मुताबिक, लेकिन क्या जाता है कि अगर सरकार बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के जम्मू कश्मीर के मुतालिक जो कवानीन बनाए गए थे, 5 अगस्त को 2019 में फैसला लिया गया था, उस पर भी सरकार फौरी तौर अगर फैसला ले, वो फैसला अपना वापस ले। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि बिना किसी डिस्कशन के आज का बिल ठीक है, पास हो गया, लेकिन ये नई इंडिया के अंदर जमहूरियत का नया मॉडल है जिसे सरकार बता रही है बिना किसी बहस मुबाहिसे के बिल ऐवान के अंदर पास कर दिया गया। जो बिल वापसी का सरकार ने वादा किया था उसके मुताबिक उन्होंने आज मंजूर करा लिया, लेकिन किसी को जुबान खोलने की इजाजत नहीं दी। बात जरा नरेंद्र सिंह तोमर की भी सुनते हैं, जिस पर रिएक्शन काफी सख्त कांग्रेस की तरफ से आया था, और उसके इस पर कांग्रेस की बात भी आपको सुनाएंगे। जो सदस्य विपक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
आइटम नंबर 12 माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और इंट्रोड्यूस हो रहा है करार विधेयक 2020, अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पूरा स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पूरे स्थापित करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14 श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी। आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। चर्चा लेकर आए सदन में। संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए। इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर, सर आज तक धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है, सर देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया। अपर हाउस में हम ये चाहते थे कि हमारी जो नोटिस 267 रूल्स के तहत दी गई थी, जिसमें हमने ये कहा है कि उस नोटिस के तहत एक तो जितने फॉर्म बिल्स, 3 फॉर्म बिल्स जो विड्रॉ किए, इसका तो हम स्वागत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई गैर अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। हम जो 3 एक्ट उन्होंने विड्रॉ किया है उसके समर्थन में हम हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर बहस हो जाए। क्यों इतना देर हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें आ जाएंगे। लखीमपुर खीरी का भी इंसिडेंट आ जाएगा, दूसरी चीजें भी आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं फुल डिस्कशन उसके ऊपर, और उन्होंने टालने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले सदन में रिपील बिल्स पे कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ, इसीलिए हम नहीं करना चाहते हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपके सामने 17 ऐसे बिल दिखाना चाहता हूं जो 17 बिल में बहस इससे पहले हो चुकी है, कर चुके हैं, अलाउ कर चुके हैं। चलिए, कांग्रेस का रिएक्शन था कि हम तो बिल्स की हिमायत करते हैं, वो सभी तीनों कवानीन जो वापस लिए गए, ठीक है, पहले दिन से मुतालबा रहा और 26 नवंबर से जब किसानों ने तहरीक शुरू की थी उससे पहले भी ऐवान के अंदर और बाहर दोनों जगह एहतजाज भी दर्ज कराया था। लेकिन आज ये साल खत्म होते होते एक बार फिर सरकार वही अड़ियल रवैया अपनाई है जो कवानीन बनाते वक्त था। ये इल्ज़ाम कांग्रेस की तरफ से। अब बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी करते हैं, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जम्मू कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एहतजाज किया गया और खामोश एहतजाज पार्टी के 3 बड़े लीडरान जो नुमाइंदगी करते हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कोई नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन हैदरपुरा मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, मैजिस्ट्रल इंक्वायरी सब कुछ नहीं है। और हैदरपुरा में जो डॉक्टर और एक मकान मालिक की मौत हुई थी, 2 मिलिटेंट के मारे जाने का दावा भी पुलिस की जानिब से किया गया था, उन सभी की
तस्वीरें लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट हैं, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो कि रुकने ऐवान है जनूबी कश्मीर से, और अनंतनाग सीट के साथ साथ शुमाली कश्मीर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी करते हैं रुकने पार्लियामेंट हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन, वो भी इस एहतजाज का हिस्सा थे। महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने यह एहतजाज दर्ज कराया गया और 2 तरह की मांगे आज एक बार फिर गैर आईनी 5 तारीख 2019 को लिया गया फैसला, उसे फौरी तौर सरकार वापस ले, उसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जैसे ज़री इस्लाहात को सरकार ने मनसूख करने का ऐलान किया, उसी तर्ज पर यह फैसला भी लिया जाए। दूसरा, हैदरपुरा किलिंग्स जो हुई हैं इसमें जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, फौरी तौर पर कोई सिटिंग जज या रिटायर्ड जज के जरिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए और मैजिस्ट्रल इंक्वायरी इसमें कुछ नहीं कर सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ दीगर जमातें भी पहले दिन से कह रही हैं कि लावेपुरा, हैदरपुरा, रामबाग, ये सारे केसेस जो हैं इनको अगर सॉल्व कोई कर सकता है तो सरकार के अंडर, सरकार के इन्फ्लुएंस के तहत काम करने वाले लोगों के हाथों में इसकी इंक्वायरी या तहकीकात नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ 5 अगस्त 2019 के फैसले को गैर आईनी, गैर जमहूरी एक बार फिर करार देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और साथ ही साथ मोहम्मद अकबर लोन ने इस पर भी एहतजाज दर्ज किया और महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने वहीं जहां पहले अपोजिशन कांग्रेस समेत तमाम उनके इत्तेहादी प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्म लॉज को लेकर, ज़री कवानीन को लेकर। अब बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से भी करते हैं और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाई हालांकि बहुत सारी एरियाज के अंदर चल रही है और बहुत सारी जगहों पर अवाम को अगर कहीं पर टारगेट किया जाता है, लेकिन इल्जामात ये भी लगते रहे कि अफसरान लापरवाही बरतते हैं और इसी तरह की एक लापरवाही सामने आई जिसके बाद ये हुक्मनामा जारी किया गया। और खबर ये कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जहां पर अब कार्रवाई की गई शुमाली कश्मीर के अंदर, माफ कीजिएगा, बटपुरा के अंदर, जहां पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अब कार्रवाई की गई और बिना किसी परमिशन के एक इमारत खड़ी कर दी गई एक शख्स की तरफ से। इस हुक्मनामे में बाकायदा नाम उसका जाहिर किया गया है और साथ ही साथ एक टीम यहां पर भेजी गई। तो पता चला, जो तहकीकात कर रही थी इस पूरे केस की, तो पता चला कि बिना किसी प्रॉपर जो बिल्डिंग की परमिशन होती है उसके बिना ही कार्रवाई यहां पर उस शख्स की जानिब से कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो किया गया। और अब जाकर इस पूरे केस में वार्ड ऑफिसर, जिसके दायरा अख्तियार में यह था कि वो कार्रवाई कर सकता था, जोनल एनफोर्समेंट ऑफिसर नॉर्थ, दोनों कोई कार्रवाई लेने में अभी तक नाकाम रहे। दोनों पर काफी ज्यादा एलिगेशंस हैं कि उन्होंने लापरवाही बरती इस केस में। और वार्ड ऑफिसर जो कि वार्ड नंबर 13 के हैं, इरशाद अहमद अकमली, और इसके अलावा जोनल एनफोर्समेंट ऑफिसर नॉर्थ के बशीर अहमद, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। फौरी तौर पर जो अहकामात सादिर किए गए हैं एसएमसी की जानिब से। और इसी पर मजीद बात करने के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहले तो पूरा ये जो किस्सा है किस पर्टिकुलर एरिया का है, नाम जो आपने मेंशन किया है, जो ऑर्डर भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस पर, और लापरवाही जो है वो सिर्फ इसी एक एरिया के अंदर जहां पर कार्रवाई हुई है महदूद है ये कार्रवाई आपकी, या फिर इससे भी इस दायरे से बाहर निकलकर मजीद कुछ एरियाज के अंदर हम देखेंगे कि कार्रवाई होने वाली है अगले कुछ दिनों के अंदर? द्वारा ये सरासर अफसोस की बात है कि जो हमारे अफसर यहाँ पे बदनाम हो रहे हैं। इसके बाज़ाब्ता सेक्रेटरीट से एक एसओ जारी हुआ है कई साल पहले, एसओ नंबर 57, उसमें कई इलाकों को बटोरा है उसमें कि लावड़ा का कौन सा एरिया है, कौन सा खसरा नंबर जो है उनको पर्टेन होता है, कौन सा एसडीओ को पर्टेन होता है। ये शहर बटा हुआ है उन चीजों में। और जहाँ पे अब ये कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, जो ये कंस्ट्रक्शन थी जिसपे इनको सस्पेंड किया गया, ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पर्टेन नहीं होता है ये इलाका। ये लावड़ा के ज्यूरिडिक्शन में कंस्ट्रक्शन चली थी। खामखा हमारे जो मुलाजमीन है यहाँ पे वार्ड अफसर कंसर्न थे या जोनल एनफोर्समेंट नॉर्थ थे या चीफ एनफोर्समेंट अफसर को भी इसमें अटैच किया गया। ये गलत बात है। मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऑर्डर पहले वो वापस ले। रही बात श्रीनगर में इलीगल कंस्ट्रक्शन की, आपको पता है कि पिछले दिनों काफी गहमा गहमी रही मीडिया में भी।
जो पुलिस ने एक लिस्ट मुरतब की 277 कंस्ट्रक्शंस की जो हालिया दिनों में, मैं कहूँगा पिछले 5-6 महीनों से श्रीनगर में चल रही थी, और उन्होंने उसका एक लिस्ट मुरतब करके यहाँ के कमिश्नर साहब को भेजा है। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी पता नहीं उसमें कौन से ऑफिसर इन्वॉल्व है, कंस्ट्रक्शन कैसे चढ़ी, किस चीज में परमिशन है, किसने वायलेट किया है। यानी ये जो ऑर्डर आया है परवेज कादरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये एरिया पूरा जो है ये उनके दायरा अख्तियार में, यानी एसएमसी में नहीं है, लावड़ा जिसका हाल ही में नाम तब्दील किया गया है, उनके ये जुरिस्डिक्शन में आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप देखिए SO 57 कई साल पहले इजरा किया गया हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट द्वारा, उसपे ये जो खसरे नंबर है कुछ जमीन उनके, वो मेंशन किया गया है कि ये जो भटपुरा एरिया है ये लावड़ा को पर्टेन होता है, ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पर्टेन नहीं। तो क्योंकि अब हमें शहर में साफ सफाई देखनी है, हमें पूरा शहर देखना होता है, तो साफ सफाई वहां की हम करते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वहां मैटर्स होते हैं वो वहां लावड़ा देखती है, वो वहां पे परमिशन इशू करती है। मैंने कहा आपको कि कमिश्नर को मिसगाइड किया गया, इसमें कमिश्नर साहब ने आर्डर निकाला, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको गौर से देखे, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, और जो अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है शहर में या पिछले 8-10 महीनों से चल रही है शहर श्रीनगर में, जो पुलिस ने लिस्ट भी मुरतब किया है, मैं उसकी तहकीकात चाहता हूं। मैं चाहता हूं अगर उसमें कोई अफसर मुलविस है आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो पिछले 9-10 महीनों का जो जिक्र कर रहे हैं आप, जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाई की है एसएमसी के जिम्मेदारान ने, इसमें अगर इस तरह का एक केस है जिसके विद इन द एसएमसी ही आवाज उठ रही है, आप कह रहे हैं कि गलत कार्रवाई है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि इससे पहले भी इस कार्रवाई का शिकार हुए हों, जो शायद इजाजत लेने के बाद या कुछ बाकी एरियाज के अंदर कंस्ट्रक्शन की हो। लेकिन क्या आपने तहरीरी तौर पर रिटर्न में कोई कंसर्न्ड सीनियर ऑफिशियल्स में कोई सिलसिले में आगाह किया है? देखिए, हमने वक्तन फवक्तन यहाँ के कमिश्नर साहब को आगाह किया है, जो भी हमारे पास शिकायतें मौसूल होती है इलीगल कंस्ट्रक्शन, हम हर एक दिन यहाँ पे वो फॉरवर्ड करते हैं अपने कमिश्नर साहब को, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन देखना उनका डोमेन है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मगर लोग जब आते हैं शिकायत लेके तो हम उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, कमिश्नर साहब वो खुद देखते हैं। अब मैंने कहा आपको पहले भी, जो ये कंस्ट्रक्शन का जिक्र हुआ था, जो आपके पास ऑर्डर आया जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन 2017 से बन रही थी। इसमें हमारे अफसरों ने वक्तन फवक्तन कार्रवाई भी की, और लावड़ा के डिपार्टमेंट को भी ये लिखा, उस समय लावड़ा था, आपको अब नाम चेंज हो गया, उस समय उन्होंने, हमारे जो अफसरान है यहाँ पे, उन्होंने लिखा था लावड़ा को भी कि ये आपको पर्टेन होता है, आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, क्योंकि जब ये हमारे हदी इख्तियार में नहीं है तो हम कैसे कार्रवाई कर सकते थे इधर। अब यही है कि जो शहर में जो पुलिस ने परसों एक लिस्ट मुरतब किया, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से भी एक लिस्ट आई है यहाँ पे, हम चाहते हैं कि उसमें इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें देखें किस अफसर ने कैसे नेग्लिजेंस की है, कैसे अपनी फराइज को अंजाम नहीं दिया है अच्छी तरीके से, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करते तो हम इस चीज की सराहना करते। मगर जो हमारे इख्तियार में थे ही नहीं, तो उनके खिलाफ हमारे मुलाजिमों को कार्रवाई क्यों? ये अफसोस की बात है। मैं आपके माध्यम से फिर कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये ऑर्डर वापस। अच्छा ठीक है कादरी साहब, जावेद अहमद, जिनका नाम जावेद अहमद सोफी सन ऑफ वली मोहम्मद सोफी, मेन चौक के आसपास इनकी जो है लोकेशन बताई गई है, हजा मोहल्ला बटपुरा के अंदर ये कार्रवाई हुई है, तो क्या ये भी माने जी, ये भी माने कि ये तालमेल का फुकदान है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है दो बड़े इदारों के बीच में, और उसका शिकार कोई बेगुनाह हो रहा है? अगर हो सकता है अपनी जगह वो सही भी हो, जब कार्रवाई 7 दिनों के अंदर इसमें रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी देखिए, इस जो ये कंस्ट्रक्शन की आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें लावड़ा को इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि ये लावड़ा को इलाका पर्टेन होता है, इसमें उनके अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो ये बात सच है कि उसके पास परमिशन नहीं है मकान बनाने का, जो भी उससे स्ट्रक्चर वहां पे खड़ा किया है, उसके पास ना लावड़ा का परमिशन है ना तो एसएमसी का है। मगर क्योंकि उसमें लावड़ा परमिशन देती है, जो वो खसरा नंबर वहां का है, उसमें लावड़ा परमिशन दे सकती है, उसमें एसएमसी का कोई रोल नहीं है परमिशन देने में या कंस्ट्रक्शन रोकने में कोई भी। अगर वहां के अफसरों को, ये लावड़ा के अफसरों को कार्रवाई होती तो ठीक बात थी, मगर लावड़ा के जुरिडिक्शन में कंस्ट्रक्शन चढ़ाना, फिर कार्रवाई श्रीनगर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिम पे होना, ये अफसोस की बात। तो जिस शख्स का नाम जावेद, जिनका नाम मेंशन किया गया इसमें, तो क्या उनसे भी कोई कांटेक्ट हो पाया है? जब उनने कंस्ट्रक्शन आप साल 2017 की बता रहे हैं, उनके पास भी कोई दस्तावेजात हैं इसके?
मैंने कहा जी आपको, मैंने पहले अव्वल से ही यही कहा कि हमारे जो डिपार्टमेंट है, हमारे वार्ड अफसर है, हमारे जोनल एनफोर्समेंट अफसर है या चीफ एनफोर्समेंट अफसर हो, इन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है 2017 से इस बिल्डिंग की। इन्होंने बार बार लाउडा को ये भी लिखा है कि ये आपको इलाका पर्टेन होता है, इस पे कार्रवाई कीजिए। क्योंकि अब शहर में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सबको पता है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है या कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये सारा शहर जो पर्टेन होता है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। मगर हमें इसमें एक एसओ जारी हुआ है डिपार्टमेंट से, ये बांटा गया है शहर, कुछ इलाके दिए गए हैं लावडा को जो खसरा नंबर उनके जमीन के है, वहां पे हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ये उसी जो एसओ है उसी खसरा नंबर में ये वहां की जमीन भी आती है जहां पे ये कंस्ट्रक्शन बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज कादरी साहब, एसएमसी के डिप्टी मेयर हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। दो बड़े इदारों के बीच में शायद बन नहीं रही है, यही वजह है कि एक तरफ कामकाज मुतासिर होता है, हर वक्त कोई ना कोई एसएमसी को लेकर शिकायत करता है, काम भी हुआ ऐसा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी दूसरे बड़े इदारे में, जिसका हाल ही में नाम भी चेंज किया गया, उस इदारे के हद इख्तियार में अगर एक इलाका आता है, वहां पर वो कार्रवाई कर सकता है, तो कार्रवाई उन ऑफिशियल्स के खिलाफ भी होनी चाहिए जो अभी तक वहां पर नेसेसरी एक्शन नहीं ले पाए। लेकिन उसकी आड़ में अगर किसी दूसरे इदारे के अफसरान, शायद जिनका यहां पर कसूर नहीं है जो डिप्टी मेयर साहब कह रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ अगर इस तरह का होता है तो अपनी जगह उनके साथ भी कहीं ना कहीं छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अब बढ़ते हैं आगे, बात एसएमसी के बाद एक और खबर की, और बात आपको बताएंगे जनूबी कश्मीर के दमहाल की। दमहाल वो इलाका है जहां की आपको एक इमारत की तस्वीर भी बताएंगे, चूंकि सेहत का निज़ाम बिगड़ा हुआ है और बीमार महकमा सेहत की तरफ से अब तक कोई खास कार्रवाई या कोई खास तवज्जो इस जानिब मरकूज नहीं की गई, जिसका नतीजा यह है कि गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दमहाल जो जनूबी कश्मीर के अंदर है, यहां पर आज भी कई तरह की मुश्किलात से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। कुलगाम का एरिया है, इमारत बताई जाती है गुज़श्ता 10 सालों से ज़ेर तामीर है। नई इमारत इस वक्त तक 16 करोड़ रुपए जिस पर खर्च होने थे, इमारत का काम मुकम्मल नहीं हो पाया और अस्पताल की पुरानी इमारत खस्ताहाली का शिकार है। यहीं पर तिब्बी अमला काम कर रहा है, लोगों की एक बड़ी तादाद जो इसी इमारत में इलाज की गर्ज से जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर दाखिल भी होते हैं, ज़ेर इलाज है, लेकिन इमारत जो खस्ताहाली का शिकार है वो तिब्बी अमले के साथ साथ आम लोगों के लिए भी मुश्किलात का सबब बनी है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने जब गुज़श्ता दिनों नौ तामीर शुदा इमारत का जायजा लिया तो इसे मुकम्मल करने की भी यकीन दहानी कराई, लेकिन अभी तक हालांकि जो काम 10 सालों में नहीं हुआ वो गुज़श्ता दिनों जो कहा गया उसमें कहाँ होगा। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, फिदा हुसैन भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। चलिए, फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, क्या वजूहात हैं 10 सालों में इमारत नहीं बन पाई और नई इमारत अनसेफ क्या ऑफिशियली करार दी गई है? आपको बता दूं कि अगर महकमा सेहत की बात करें तो महकमा सेहत के जो डायरेक्टर है सारा जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ अजलाओं का, और साथ ही साथ अगर इन अजला की बात करेंगे जिस तरह से अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शुपियान, त्राल, अवंतीपोरा, वहां पर जितने भी तामीर शुदा जो नए अस्पताल बन रहे हैं वहां पर वो कहीं ना कहीं पे ये यकीन दहानी दिलाते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को कि ये बिल्डिंग जो है जल्द मुकम्मल हो जाएगी और आपको जो मुश्किलातें पेश आती है उनका अजाला भी होगा। लेकिन यहाँ पर दमाल हाजीपुरा की बात करेंगे, जो पुरानी बिल्डिंग में अभी भी वहां पर जो लोग हैं वो वहां पर डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज करने के लिए, लेकिन वहां पर आज से कई साल पहले जो उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त की जो MLA या उस वक्त की जो वजीर थी, साबिक वजीर सकीना इतू ने वहां पर नए अस्पताल का क्याम जो है उसको अमल में लाया और वहां पर उन्होंने उस वक्त यकीन दहानी दिलाई कि ये अस्पताल जो है जल्द मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अभी तक इलाके के लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये अस्पताल कब मुकम्मल होगा। मुकामी लोगों के मुताबिक कि ये हमारी देरीना मांग थी जो उस वक्त की सरकार ने पूरी किया, जो उस वक्त की MLA ने पूरा किया था, लेकिन हमें काफी इस वक्त मुश्किलातें पेश आ रही है क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है और इस पुरानी बिल्डिंग में हमें काफी ज्यादा मुश्किलातें पेश आती है। और अब जब हम कभी मरीज लेके जाते हैं तो ऐसा भी खदशा होता है कि खुदा ना करे कोई
हादसा पेश ना आए। हालांकि महकमा डायरेक्टर के महकमा सेहत के जो डायरेक्टर है मुश्ताक अहमद रासर, वो खुद उस अस्पताल का उन्होंने दौरा किया और उन्होंने यकीन दिलाया कि जरूर इस पर काम जो है वो जल्दी शुरू होगा। अब लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पे काम शुरू होगा, ताकि लोग चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि ये अस्पताल जो है जल्दी जल्दी मुकम्मल हो के आम लोगों के नाम। तो फिदा काम क्या अभी सिर्फ पुरानी इमारत से चल रहा है या आज के वक्त में कोई पुरानी इमारत से आसिफ काम चल रहा है। हालांकि इस पे 16 करोड़ रुपए खर्च करने हैं और लोग यही तो कहते हैं कि अगर ये अस्पताल मुकम्मल हो जाता तो शायद हमें कुलगाम की ओर रुख नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें अक्सर कुलगाम की ओर ही रेफर किया जाता है और हम इसी अस्पताल में अपना इलाज करवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक तरफ से डॉक्टर हमारे मरीजों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ये बिल्डिंग ठीक होती तो शायद जो ये बुनियादी वजह क्या बताई जा रही है? फंड्स की कमी है, कोई और परेशानी है? तब्दीली वजह बताई जाती है? देखिए आसिफ, दो चीजें हैं। हमने देखा कि जिला अनंतनाग का वेरीनाग अस्पताल जो है कुछ दिन पहले हमने इसी 5 के 5 प्रोग्राम में उसको दिखाया था और बाद में डायरेक्टर मौसूफ के साथ जब हमने वो मामला उठाया तो यकीन दहानी मिली कि उस पर भी काम जो है जल्द मुकम्मल हो जाएगा। फंडिंग जो है उसमें कम थी और फंडिंग आ जाएगी और उन्होंने यकीन दिलाया कि मैंने हायर अथॉरिटी के साथ बात की है और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि हायर अथॉरिटी के साथ मामला उठाया गया है। अब हायर अथॉरिटी जो है कब इस पर पैसे वागुजार करेगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन लोगों ने तमाम जानकारी के लिए। जनूबी कश्मीर के कुलगाम का वो अस्पताल जो पुरानी इमारत की तस्वीर हम आपको बता रहे थे, जहां पर अभी काम चल रहा है फिलहाल, लेकिन उसे भी अनसेफ करार दिया गया है और तिब्बी अमला खुद शिकायत करता है। हालांकि ऑन कैमरा अभी कोई नहीं आया। ये जरूर है, पहले बात करते हुए कहा गया कि यहाँ पर मरीजों को भी खतरा है और बाकी लोगों को भी इलाज के लिए कोई आता है। इस एरिया में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक कसीर आबादी का इलाज सिर्फ यहीं पर बर्दाश्त किया जा सके। लेकिन नई इमारत वो भी ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है, जिस पर नाराजगी अवामी हलकों में काफ़ी ज़्यादा है। बढ़ते आगे बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पहले उसके बाद बीजेपी की और साथ ही साथ अपनी पार्टी की भी, चूँकि पहली बार जब 370 की तनसीब के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर खिता चनाब के दौरे पर हैं और आज जहां पर एक तरफ दरगाह पर उन्होंने हाजिरी दी तो दूसरी तरफ आज अवामी रैली से भी किश्तवाड़ टाउन के अंदर खिताब किया। इल्जामात काफ़ी ज़्यादा लगे और बीजेपी पर डायरेक्टली इल्ज़ाम के उनके सीनियर लीडर सज्जाद किचलू जो आज इस रैली का हिस्सा थे और होम मिनिस्टर भी स्टेट के अंदर रह चुके हैं, उनको खरीदने की भी कोशिश हुई। उनसे कहा गया कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश, इन सारे इल्जामात के बीच अवामी रैली को खिताब करते हुए आज उमर अब्दुल्ला खिता चनाब से किश्तवाड़ जिले से नजर आए। मजबूत है, लेकिन इन लोगों ने पहले ही हार मान लिया और कहा कि इस पर बात करना फजूल है। अरे क्यों? हमारा सारा कुछ तो इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, इनकी पढ़ाई, इनका तालीम, इनका रोजगार, हमारी जमीनें। जो लैंड टू टिलर की बात होती है, तो यहां जमीनों के मालिकाना हक लोगों को दिए बिना एक नया पैसा उनसे लिए हुए, वो मुमकिन ही नहीं होता अगर 370 नहीं होता। लेकिन वो लड़ाई ये लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं। कोई बात नहीं ना, हम अकेले ही लड़ेंगे। वो लोगों में जाके मिलते रहते हैं और इन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन बॉयकॉट का जो मुहिम था उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई और लोगों को बॉयकॉट के खिलाफ वोट डालने पर तैयार किया और बंदूक का जो खतरा था इलेक्शन को, उसके खिलाफ भी उमर अब्दुल्ला ने आवाज उठाई और इससे साबित होता है कि वो लोगों को अपने साथ चला सकते हैं। और मैंने उस मैजिस्ट्रेट को पूछा, मैंने कहा जनाब कल तक लोगों को इलेक्शन के लिए तैयार करने पे हमें शाबाशी दी जाती थी, आज लोगों को इलेक्शन पे तैयार करने के लिए आप टीएसए का केस ठोकना शुरू कर गए हो क्या गया आप लोगों को? मैं खुद नीचे अपना सिर किया, कहा ना मैं क्या कह सकता हूं। मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक है, लो दस्तखत कर लिया, चले। लेकिन फिर
वहां अंदर रह के पता चला कि ये क्यों किया जा रहा है। मकसद इतना नहीं था कि हम बाहर जाके लोगों से मिलेंगे, मकसद ये था कि हमारे अंदर रहते रहते ये हमारी जमात को मिटाना चाहते थे, हमारी जमात को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए महीनों तक जनाब फारूक साहब को, मुझे, हमारे निकलने के बाद भी सागर साहब और हमारे कुछ और सीनियर साथी, उनको बंद रखा गया, क्योंकि उनको ये गलत फहमी थी कि अगर हम 2-4 लोग जो है, अगर हम अंदर रहे तो हमारी बाकी पार्टी जो है वो बिखर जाएगी। उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे। इल्जामात उन्होंने उन लोगों पर भी लगाए जिन्हें नई पार्टियां बनाई, और दूसरी तरफ आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर से अल्ताफ बुखारी भी कहते हैं इंतखाबात को लेकर जल्दी में नहीं है, लेकिन होंगे तो उनकी पार्टी भी तैयार है। और एक बार फिर उन लोगों को उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया जो उन पर तीर बरसा रहे थे, बिलखुसूस इलाकाई जमातों के लीडरान। देखिए, ये तो अभी कयास आराइयां ही हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले हैं या अमरनाथ यात्रा के बाद हैं। जहां तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है, हम तो जिस दिन से वजूद में आए हैं उस दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। मुझे बहुत एहतराम है महबूबा जी का। महबूबा जी अगर याद करेंगी, जब उनकी पार्टी 99 में बनी तो उन्हें सब कहते थे कि ये दिल्ली अडवाणी साहब की पैदावार है, ये उनकी प्रॉक्सी है। तो महबूबा जी को कम से कम ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। जब आपको नोटिस किया जा रहा हो, इसका मतलब है कि आप कुछ हलचल मचा रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, लोग चुनने वाले हैं, जिसको भी वो चुनेंगे वही लोगों का नुमाइंदा है, तब तक सब कहानी। चलिए, इधर बीजेपी की जानिब से भी तैयारियां तेज की जा रही हैं और शुमाली कश्मीर के अंदर सरगर्म काफी ज्यादा पार्टी के सीनियर रहनुमा बशमूल जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना। और आज जश्न की तस्वीरें सरहदी जिला बारामूला से सामने आई। लाइन ऑफ कंट्रोल में उड़ी का वो इलाका जिसे इशम के नाम से जाना जाता है और आखिरी गांव हद मुतारका के पास ये रैना, जिनका पुरजोर इस्तकबाल यहां पर पार्टी कारकुनान की जानिब से किया गया और लोगों की उनने मुश्किलात भी सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि वो जितना उनसे मुमकिन हो सके उनको दरपेश मसाइल को दूर करने की कोशिश करेंगे, खासतौर से शुमाली हिस्सों के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल में रहने वाले लोग। और पहले वो करना थे, उसके बाद टीटवाल पहुंचे करना तहसील के अंदर, और अब आज उड़ी के अंदर भी ये जश्न की तस्वीरें रविंदर रैना की सामने आई, जहां पर वो एक बार फिर बरसे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों। नॉर्थ कश्मीर के उड़ी इलाके के इस बॉर्डर के इस LOC के एरिए ईशम में आज जिस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के लोगों ने शमूलियत की है, बड़ी तादाद में यहाँ लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। यहाँ के सरपंच फयाज अब्बासी साहब हो, इनकी पंचायत हल्के के पंचीस हो, ग्वालता के लोग हो, दर्दकोट के लोग हो, अड़ूसा के, नावारुंडा के, ईशम के, मैं इन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से इनका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने LOC के उड़ी के साथ लगते इस आखिरी गांव में भारतीय जनता पार्टी का आज झंडा शान से फहराया है। पूरे वादी कश्मीर में और पूरे जम्मू कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। हमारी पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में मजबूती हो रही है और ये जो जश्न का माहौल नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के उड़ी के इस सारे इलाके में है और उड़ी के वो भी आखिरी गांव जो LOC के ऊपर है, जहां हमारे बिल्कुल सामने पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और उनके घरों में और उनके छतों पर बैठे हुए लोग यहां से नजर आते हैं, वहां चल रही गाड़ियां यहां से नजर आती हैं। अगर इस गांव के अंदर इतना बड़ा जश्न आज भारतीय जनता। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार देखिएगा स्पेशल रिपोर्ट। आसिफ रशीद को फिलहाल इजाजत दें क्योंकि 5 के पंच में आज बस इतना ही।